नमस्कार, स्वागत है आपका फिबर्ना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे व्यक्तित्व में अपनों ने टॉपिक शुरू किया था व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। और मैंने आपको बताया था कि भी आपकी ये जो सेकंड यूनिट है उसमें व्यक्तित्व से संबंधित जो टॉपिक चलते हैं उनमें 3 ही टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं। व्यक्तित्व की संकल्पना यानी अर्थ व परिभाषा, उसके बाद व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व का मापन। तो अपन प्रकार पढ़ चुके हैं इस क्लास में। अब अपनों ने पिछली क्लास में शुरू किया था व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए आगे बढ़ाते हैं उसी टॉपिक को। तो चलते हैं, अपन पढ़ रहे थे व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व टॉपिक में भी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन अपन इस क्लास में कर रहे थे। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रभावित करने वाले कारकों में पिछली क्लास में अपनों ने देखा था, अपनों ने कौन कौन सा देखा था। अपनों ने देखा था कि भाई माता पिता का बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। माता पिता किस प्रकार से रह रहे हैं, साथ साथ माता पिता बालक को कितना प्यार दे रहे हैं या उस पर संदेह कर रहे हैं, उसको उसकी उपेक्षा कर रहे हैं या उसे अत्यधिक लाड़ प्यार दे रहे हैं, तो ये चीजें भी प्रभावित करती है। साथ साथ परिवार, जो परिवार के अन्य लोग हैं वो भी बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। साथ साथ अपनों ने ये भी देखा कि भी परिवार की भी विभिन्न स्थितियां होती है जो व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है। कौन कौन सी, कुछ एकल परिवार होते हैं, कुछ संयुक्त परिवार होते हैं, और उनमें भी कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। तो अलग अलग परिवारों से आने वाले व्यक्तित्व अलग अलग प्रकार के होते हैं। यदि कोई छोटा परिवार है तो वहां पर बच्चों के लिए सबके पास समय होता है, तो बच्चों का अच्छे से पालन पोषण होता है, बच्चे के व्यक्तित्व पर ध्यान दिया जाता है, तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इस प्रकार से अपनों ने देखा। साथ साथ अपनों ने आस पड़ोस का देखा, घर का वातावरण देखा। और उसके बाद अपन पिछली क्लास में पढ़ रहे थे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में विद्यालय का प्रभाव अपन इस क्लास में देख रहे थे। देखिए विद्यालय में किस प्रकार के बच्चे रहते हैं। आजकल सजग माता पिता, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि भी सबसे पहले यूं देखते हैं कि कोई भी स्कूल जो है उनमें से अच्छी स्कूल कौन सी है, और उसके बाद जो अच्छी स्कूल है उसमें वातावरण कैसा है। वातावरण कैसा है का मतलब है कि किस प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, कौन सी सोसाइटीज के बच्चे आते हैं। साथ साथ बच्चों के प्रति जो शिक्षक है उनका रवैया कैसा है, शिक्षक बच्चों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार अपनाते हैं, सबके प्रति समान व्यवहार अपनाते हैं या भेदभाव का व्यवहार अपनाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें व्यक्ति के व्यक्तित्व पर यानी बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है कि मान लीजिए एक बालक है जिसको सभी शिक्षक बहुत प्यार दे रहे हैं, जबकि एक बालक की सभी शिक्षक उपेक्षा कर रहे हैं। तो इस बालक की जिसकी सभी शिक्षक उपेक्षा करते हैं, उस बालक की शिक्षकों के प्रति जो भावना है वो परिवर्तित हो जाएगी। वो बालक शिक्षकों की उपेक्षा करने लग जाएगा, तो इसलिए वो विरोधी हो जाएगा। ये जो व्यक्तित्व पर प्रभाव डालेगा या उस बालक के संवेग को जो प्रभावित करेगा उसको विरोधी व्यक्तित्व बना देगा। वो कौन बना रहा है, विद्यालय बना रहा है। तो विद्यालय में जो शिक्षकों का व्यक्तित्व होता है वो भी बालकों को प्रभावित करता है। और इस संबंध में मैंने आपको बताया भी था कि भाई क्रो नामक जो विद्वान है, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी इस संबंध में विचार व्यक्त किए हैं। और क्रो जो विद्वान है, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस संबंध में क्या कहा है। देखिए क्रो ने यूं कहा है कि भी बालक को विकसित होने वाले या बालक के विकसित होने वाले व्यक्तित्व में बालक के विकसित होने वाले व्यक्तित्व, बालक के विकसित होने वाले व्यक्तित्व पर किसका, विद्यालय के अनुभवों का
विद्यालय के अनुभवों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये बात किसने कही है? क्रो ने कही है कि भाई बालक के विकसित होने वाले व्यक्तित्व पर, यानी बालक अभी विकासशील है, जिस समय वह विद्यालय में प्रवेश लेता है उस समय वह अविकसित होता है, वह अपने विकास को आगे बढ़ा रहा ही होता है। उसी समय तो विकसित होने वाले व्यक्तित्व पर उसमें सर्वाधिक प्रभाव किसका हो जाता है? फिर विद्यालय के अनुभवों का हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि एक बालक है जो स्कूल जा रहा है, उसने स्कूल जाना शुरू ही किया है, तो उस समय उसके शिक्षक या शिक्षिका ने कुछ भी उसे बता दिया, वो उसके मस्तिष्क पटल पर अंकित हो जाता है। बस वो उसको आत्मसात कर लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है और उसको वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। यहां तक कि कभी कभार ऐसे हो जाता है कि गलतियां इंसान से होती है, किसी शिक्षक ने उसे कुछ गलत बता दिया, उसको भी बच्चा इस तरीके से पकड़ लेगा। घर में यदि कोई भी व्यक्ति उसे बोल दे कि बेटा ये गलत है, वो नहीं मानेगा, वो कहीं भी विश्वास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी मैम ने या उसके सर ने बताया है, तो उनका प्रभाव है वो उस पर ज्यादा पड़ेगा। तो विद्यालय का प्रभाव है वो बालक पर बहुत अधिक रहता है। यहां तक कि व्यक्ति में यदि या व्यक्ति के व्यक्तित्व में यदि आप अनुशासन के भाव का या अनुशासन लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक व्यक्ति का जीवन अनुशासित हो, तो आप ऐसे स्कूल में भेजिए जहां पर अनुशासन बहुत अच्छा माना जाए। तो क्यों? इसलिए क्योंकि विद्यालय ही बालक में अनुशासन का विकास कर सकता है। और यहाँ पर यदि बालक में अनुशासन की नींव पड़ गई, अनुशासन में रहने की नींव पड़ गई, तो उसके बाद वह जीवन पर्यंत अनुशासित जीवन जिएगा। तो इसलिए अनुशासन का भी प्रभाव पड़ता है और यहाँ तक कि व्यक्तित्व के हर पहलू पर विद्यालय प्रभाव डालता है। एक तो शिक्षा कैसी है, अगर विद्यालय में अगर बहुत अच्छा वातावरण है तो एक सामान्य बुद्धि वाला बालक भी प्रतिभाशाली कार्य करने की क्षमता को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए विद्यालय महत्वपूर्ण है बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने में। जहां पर अपनों ने देखा था कि भी सबसे पहला कारक कौन सा है? माता पिता व प्रभाव। तो दूसरा कारक कौन सा हो सकता है? विद्यालय हो सकता है, जहां पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। क्यों? क्योंकि वो घर से निकलने के बाद सर्वाधिक प्रभावित जिससे होता है वो उसका विद्यालय है। समाज से भी ज्यादा प्रभाव उसका किस पर पड़ता है? विद्यालय पर पड़ता है। तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण कारक माना जा सकता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ और आपको लेकर जाना चाहती हूँ। अपन पढ़ रहे हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में मैंने आपको 3 प्रकार के कारक बताए थे कि भाई कुल 3 प्रकार के कारक हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। उनमें सबसे पहला कारक अपनों ने आनुवंशिक कारक पढ़ा था। उसके बाद दूसरा कारक अपनों ने पर्यावरणीय कारक पढ़ा था, यानी वातावरणीय कारक पढ़ा था। तो आनुवंशिक कारणों में अपनों ने अंतःस्रावी ग्रंथियां, तंत्रिका तंत्र, शारीरिक बनावट, अन्य जैविक कारक जैसे लिंग हो गया, बुद्धि होगी, संवेग हो गया, उन सभी चीजों को अपनों ने देखा। मूल प्रवृत्तियां व प्रेरक हो गए, ठीक है। तो उनको अपनों ने देखा, किसमें देखा था? आनुवंशिक कारकों में अपनों ने देखा था। आनुवंशिक कारक, तो पहला कारक कौन सा था? आनुवंशिक कारक था। और उसके बाद अपनों ने दूसरा कौन सा देखा है? पर्यावरणीय। तो आनुवंशिक में कौन सा? अंतःस्रावी ग्रंथियां। अगर किसी बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो देख ले, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक स्पेशली टॉपिक में दिया गया है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण कारक है। और चूंकि रीट का लेवल थिंकिंग लेवल वाला होता है, यानी इसमें डेटा से संबंधित प्रश्न कम पूछे जाकर थिंकिंग लेवल के प्रश्न ज्यादा आते हैं, तो इसमें इससे प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना रहती है। तो इसलिए आनुवंशिक कारकों में अंतःस्रावी ग्रंथियां देखी, तंत्रिका तंत्र देखा, शारीरिक बनावट व शारीरिक रसायन देखे, अन्य जैविक कारकों में मूल प्रवृत्तियां व प्रेरक, संवेग, बुद्धि, लिंग, ये चीजें अपनों ने देखी।
अब अपनों ने दूसरा जो शुरू किया था वो पर्यावरणीय या वातावरणीय कारक शुरू किया था। तो यहाँ पर अपन जो पढ़ रहे हैं वो दूसरा कारक पढ़ रहे हैं, ये चीज मैं आपको बताना चाहती थी। तो बार बार रिकॉल करते रहिए, बार बार पीछे से याद करते रहिए, ताकि आपकी ये चीजें यहीं की यहीं स्थायी हो जाए, ताकि एग्जाम में आपको इससे संबंधित तो कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़े। और वातावरणीय कारकों में अपनों ने कौन कौन से पढ़ा था? सबसे पहले माता पिता व परिवार पढ़ा था। और परिवार के अंतर्गत अपनों ने अनेक प्रकार पढ़े थे, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, बड़ा परिवार, और माता पिता का भी व्यवहार बालक के प्रति किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो वो भी सारी चीजें अपनों ने देखी। उसके बाद अपनों ने क्या देखा था? अपनों ने देखा था घर का प्रभाव, यानी घर का वातावरण कैसा है। इसके साथ साथ अपनों ने देखा था इकलौता बच्चा, यदि इकलौता बच्चा है, यदि उसको अत्यधिक आवश्यकता से अधिक लाड़ प्यार दिया जा रहा है तो वो असामाजिक हो जाता है। तो इस प्रकार से ये चीजें अपनों ने देखी। और अब अपनों ने देखा है विद्यालय कारक। तो अपन दूसरे कारक में, वातावरणीय कारक में कौन सा पॉइंट देखने हैं? विद्यालय का प्रभाव। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और मैंने कल की क्लास में भी बताया था, मैंने कल आपको ओकबर्न व निमकोफ की परिभाषा बताई थी, किससे संबंधित? प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित। तो प्राकृतिक पर्यावरण में जो उनकी परिभाषा है वो महत्वपूर्ण है। और साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि भाई इस प्रकार से बीच बीच में जो परिभाषाएं लिखवाई जाए उनको स्पेशली ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर विद्यालय का प्रभाव हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं आगे आगे कौन सी चीज अपन पढ़ सकते हैं, कौन सी चीज अपन देख सकते हैं। तो देखिए आगे अपन देखते हैं इसके बाद विद्यालय के प्रभाव के बाद कौन सा कारक ऐसा है जो व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। तो एक तो अपन देख सकते हैं मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधनों का प्रभाव, ये चीज है। देखिए बालक के आसपास जो उसके खेलने संबंधी खिलौने हैं वो कैसे हैं, ये चीज अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है व्यक्तित्व के लिए। कैसे? वो यदि खिलौनों से खेल रहा है तो वो खिलौने किस प्रकार के हैं। अब देखिए पहले क्या होता था, प्राचीन काल में निश्चित होता था कि यदि कहीं पर घर में बेटी है यानी लड़की है तो उसको गुड़िया दी जाती थी, उसके लिए घर में गुड़िया आती थी। और यदि बेटा है यानी लड़का है घर में तो उसके लिए ट्रैक्टर, गाड़ी, इस प्रकार के साधन है वो उसको खिलौने के रूप में दिए जाते थे। तो बेटियां गुड़िया की तरह कोमल हो जाती थी, सजाने की वस्तु हो जाती थी, और वहां पर बेटे हार्ड व्यक्तित्व यानी कठोर स्वभाव वाले हो जाते थे। आज मनोविज्ञान कहता है कि भाई बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार खिलौने दीजिए। ये मत कहिए कि बेटी गुड़िया से खेलेगी और बेटा ट्रैक्टर से खेलेगा, बेटी को भी ट्रैक्टर गाड़ियां दीजिए, तभी बेटी का व्यक्तित्व भी पूर्ण रूप से विकास कर पाएगा। अपन बचपन में ही बच्चों को खिलौने ही ऐसे देते हैं तो फिर उनके व्यक्तित्व की दिशा कैसे बदल सकती है। तो इसलिए ये अपन निर्धारित न करें कि वे बच्चा किससे खेलेगा, बच्चे को स्वयं निर्धारित करने दीजिए कि वो किस प्रकार से खेलेगा। अगर बच्ची गुड़िया से खेल रही है तो वो उसी के सौंदर्य में लगी रहेगी, उसी के सुंदर सुंदर कपड़े, उसी के सुंदर सुंदर बाल सजाने में, उसी में ही उसको आनंद आने लगेगा। वो इन चीजों से संबंधित ज्ञान ही प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो इसलिए कहीं भी इस प्रकार का भेद न करते हुए हर एक खिलौने को खेलने दीजिए। अब अपन बात करते हैं आज की। आज जो है वो बच्चों का ध्यान इन मनोरंजन साधनों का सिमटकर एक ही साधन पर आ गया है। कौन सा है वो? मोबाइल। अब मोबाइल में बच्चे को रुचि आने लगी है, वह उसी से मनोरंजन करने लगा है। और बहुत से बालक तो ऐसे हैं जो पूरे
पूरे पूरे दिन का मतलब है कि दिन में लगभग समय जब उनका मनोरंजन करने का होता है तो वो मोबाइल के साथ बिताते हैं। तो मोबाइल में आप ध्यान रखिए कि बालक किस प्रकार के वीडियोस देख रहा है, किस प्रकार से वो है, वो उसमें कौन कौन सी चीजें देख रहा है। पहली बात तो यदि बालक मोबाइल में कुछ देख रहा है तो उसमें जो चीज देख रहा है उससे संबंधित आप जानकारी लेकर और यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व या वो बालक किस दिशा में जाने वाला है। क्योंकि वहां पर वह अपनी रुचि प्रकट कर देगा। वो जिस प्रकार के वीडियोस देखेगा उन्हीं में उसको आनंद आएगा, उन्हीं में उसकी रुचि रहेगी। तो इसलिए एक चीज तो ये कि आप ये चीज क्लियर कर लीजिए कि बालक किस दिशा में जाएगा। दूसरी तरफ आप ये भी ध्यान रखिए कि वह मोबाइल में ऐसे कोई भी वीडियो न देखें जो उसके व्यक्तित्व को बाल अपराध की श्रेणी में ले जाकर खड़ा कर दे। तो ये हमारा दायित्व बनता है। और यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि वे मनोरंजन के साधन व्यक्तित्व को अनेक रूपों में प्रभावित करते हैं। अनेक ऐसी चीजें होती है मोबाइल में भी कि बच्चे को आकर्षित करती है और बच्चा उनसे आकर्षित होता है। तो काफी बार ऐसे देखा होगा, जैसे शक्तिमान सीरियल चला था तो शक्तिमान को देखते देखते बच्चे खुद शक्तिमान बनने लग गए थे और कितने बच्चों की मौत हुई थी। तो उसी प्रकार से मनोरंजन के साधन भी आप स्वयं तय कीजिए कि बालक के आसपास कौन से साधन रहेंगे, कौन कौन सी चीजें बालक के पास रहेगी, ताकि बालक का व्यक्तित्व भी विकसित हो सके। प्राचीन काल में ऐसा होता था कि बच्चा जैसे खेल रहा है वैसे चल रहा है। आजकल जागरूक माता पिता है तो उनको तय करना चाहिए कि बालक का व्यक्तित्व यदि आप बहुत अच्छे स्तर का बनाना चाहते हैं तो उसके उन साधनों पर ध्यान दीजिए और उसके पास ऐसे साधन रखिए जिससे वो कुछ न कुछ सीख सके। जैसे खेल खेल में तो आजकल बहुत सी शिक्षण विधियां चल रही है, तो उसी प्रकार से उसको खेल खेल में कुछ न कुछ अच्छा सिखाया जाए। इस प्रकार के मनोरंजन के साधन है वो बालक को दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पर आप ये भी नोट कर लेंगे, मनोरंजन के साधनों का प्रभाव जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। उसके बाद अपन बात करते हैं जीवन क्षेत्र। अब अपन बात करते हैं जीवन क्षेत्र का प्रभाव। जीवन क्षेत्र का प्रभाव, अब ये क्या होता है, जीवन का क्षेत्र क्या होता है। एक बालक ऐसा है जिसके पिता सरकारी नौकरी करते हैं। अब वो सरकारी नौकरी करते हैं तो यूं मान लीजिए कि वो राजस्थान में सरकारी नौकरी कर रहे हैं। बालक राजस्थान में रह रहा है। थोड़े समय बाद मान लीजिए कि नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल उसके पिता का जो ट्रांसफर है वो हो जाता है उत्तर प्रदेश। तो वह बालक अपने पिता के साथ उत्तर प्रदेश चला जाता है। उसके बाद मान लीजिए कि उसका हो जाता है पंजाब में, तो वह पंजाब में चला जाता है। इस प्रकार से उसका जीवन क्षेत्र बड़ा विस्तृत हो जाता है, बड़ा व्यापक हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि बच्चे को ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी के लिए या बच्चे को ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताने के लिए आप बालक को ऐतिहासिक स्थलों पर घुमाने के लिए ले जाइए, उसे दिखाइए वो चीजें, ताकि उसके मस्तिष्क पटल पर वो चीजें अंकित हो जाए, वह उन चीजों को समझ पाए, वह उन चीजों को देख पाए। तो इसलिए क्योंकि उसका जीवन क्षेत्र विकसित होगा, उसकी सोच बड़ी होगी। वो ऐसा नहीं है कि एक संकुचित समाज में रह रहा है, उसी से संबंधित भाषा बोल रहा है, उसी से संबंधित उसके पास चीजें हैं, उसी से संबंधित उसके पास शब्द हैं। अगर बालक का जीवन क्षेत्र विकसित करना है तो आप उसे एक खुला वातावरण दे दीजिए। अब एक बालक जो राजस्थान के एक किसी छोटे से गांव में किसान का बेटा है, वो जैसे पल बढ़ रहा है, उसके बजाय
इस बालक का विकास है वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसने अलग अलग परिवेश देखे हैं, अलग अलग कल्चर देखा है, अलग अलग शब्दावली देखी है, अलग अलग जगहों पर लोगों के अनुभव लिए हैं। तो इसलिए इस बालक का जीवन क्षेत्र है वो अत्यधिक विकास होगा। काफी बार इसका नकारात्मक असर भी होता है, बालक की जो एजुकेशन है, शिक्षा, वो बाधित हो जाती है, परंतु जीवन क्षेत्र का विकास होगा, यानी उसके व्यक्तित्व में अलग अलग तरीके के गुण इसमें आ जाते हैं। तो ये था जीवन क्षेत्र का विकास। और उसके बाद अपन बात करते हैं आगे कौन सा ऐसा तत्व है या ऐसा कौन सा सामाजिक पर्यावरण का कारक है जो बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। आर्थिक दशा, ये भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। आर्थिक दशा यानी बालक के माता पिता के पास पैसा कितना है। माना कि आजकल अपन सुन रहे हैं कि भाई गोलगप्पे वाले की बेटी आरएएस बनी, एक जुतियां बनाने वाले के बेटे ने 12th टॉप किया। इस प्रकार की घटनाएं समझते हैं, परंतु एक बालक जो साथ में जुतियां बना रहा है, साथ में पढ़ाई कर रहा है, उसके व्यक्तित्व का विकास उतना संभव नहीं है। व्यक्तित्व में अपन एक ही चीज नहीं लेते, सिर्फ किताबी शिक्षा को ही नहीं लेते, अपन व्यक्तित्व के विकास में उसके बाह्य व आंतरिक संपूर्ण व्यक्तित्व को लेते हैं। तो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, इसीलिए तो सरकार ने ये निश्चित किया है कि भी 6 से 14 वर्ष तक के बालक को या फिर 14 वर्ष तक के बालक को कहीं भी किसी भी काम पर न लगाया जाए। क्यों नहीं लगाया जाए? क्योंकि उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं होता। तो इसलिए आर्थिक दशा बहुत ज्यादा मैटर करती है व्यक्ति के विकास के लिए। क्यों? क्योंकि यदि आर्थिक हालात बालक के सही है, बालक अच्छे घर में पल बढ़ रहा है, तो उसको अपने विकास के लिए समय चाहिए। वो अपने विकास के लिए समय दे पाएगा, अपना विकास करेगा। जबकि अगर उसके आर्थिक हालात ठीक नहीं है तो वह अपने आप को समय देने की बजाय वह परिवार में खो जाएगा। जैसे अपन देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनसे घर वाले कभी कुछ वस्तु मंगवाते हैं, कुछ मंगवाते हैं। हालांकि कहते हैं कि जब किशोरावस्था की तरफ बालक जा रहा होता है तब उससे काम करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, उसे उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्तरदायित्व के निर्वहन में उस व्यक्ति का ज्यादा विकास होगा, उसके अंदर जिम्मेदारी की भावना का विकास होगा। परंतु ये शेषावस्था या बाल्यावस्था के बालक के लिए नहीं है। तो आर्थिक हालात अगर अच्छे हैं तो व्यक्ति का विकास अच्छे तरीके से होगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पक्ष विकसित होंगे। कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये 4 पक्ष मैंने आपको बताए थे कि भी वर्तमान में व्यक्तित्व के 4 पक्ष माने गए हैं, शारीरिक, मानसिक और ये संवेगात्मक और सामाजिक। तो सभी पक्ष विकसित होंगे। जबकि यदि आर्थिक दशा दयनीय है परिवार की, तो वहां पर बच्चे के सभी पक्षों का विकास नहीं हो पाएगा, उसका विकास रुक जाएगा। तो यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अपन कौन सी चीज देख सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं। देखिए आगे जो महत्वपूर्ण चीज है, हालांकि उसका जो क्षेत्र है वो बहुत अलग होता है, परंतु फिर भी अपन देखते हैं साहित्य का प्रभाव। व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या साहित्य का प्रभाव रहता है? क्या साहित्य का प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। देखिए आप याद कीजिए महादेवी वर्मा को। बहुत से ऐसे लेखक हैं जिन्हें विरासत में साहित्य मिला, तो उन्होंने आगे जाकर साहित्य के क्षेत्र का ही चुनाव किया। ये तो हो गई वैसी बात कि भाई घर पे जो वातावरण था उसी के अनुसार बालक ने विकास किया, ये तो वो बात होगी। परंतु इसके साथ साथ एक बालक जो विद्यालय में पढ़ने के लिए जा रहा है,
अब विद्यालय में साहित्य, आजकल पाठ्यक्रम पर भी यूनिवर्सिटीज है, जो बोर्ड है वो बहुत ध्यान दे रहा है ताकि पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो। और साथ साथ ये भी है कि 10th क्लास के बच्चे को साहित्य पढ़ना आवश्यक है। भाषा दे दी जाती है और वो भी दो भाषाएं अनिवार्य रूप से बालक को पढ़नी होती है, चाहे वह हिंदी संस्कृत पढ़ सकता है, हिंदी इंग्लिश पढ़ सकता है। तो इस प्रकार से कम 2 भाषाओं का अध्ययन बालक अवश्य करता है। और लगभग जगह तो कुछ जगह तो 3 भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। ये 10th क्लास के बच्चे तो को पढ़ाई जाती है। क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि भाषाओं का क्या होता है, साहित्य होता है। और साहित्य यदि बालक को पढ़ाया जाए तो बालक में मूल्य व आदर्शों का विकास होता है। बालक को साहित्य इस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए कि भाई एक कहानी है, वो शिक्षक ने बच्चों को समझाई, बच्चों को पढ़ाई और बच्चों को इस तरीके से पढ़ाई कि वो उसके साथ, शिक्षक के साथ जुड़ गए और उससे इतने अधिक प्रभावित हुए कि उस कहानी के जो मूल्य है, जो आदर्श है, उनको अपना ले। देखिए प्रारंभिक काल में या फिर अपन कहें प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में जो साहित्य रचना की जाती थी वो साहित्य रचना सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए की जाती थी। यानी उसमें तिलस्मी और अय्यारी की कहानियां होती थी। तिलस्मी और अय्यारी का मतलब हुआ कि भाई काल्पनिक और ये जैसे भूतों की, डरावनी, ऐसी कहानियां उस समय ज्यादा होती थी जिससे सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन होता था। प्रेमचंद के बाद या फिर अपन यूं कहें कि वर्तमान का जो साहित्य है या आधुनिक साहित्य है वो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का नहीं है, ये साहित्य अब शिक्षाप्रद भी हो गया है, ये बालक को शिक्षा भी दे रहा है। तो इसलिए यदि बालक को आप मूल्यों व आदर्शों की शिक्षा देना चाहते हैं, उसको आदर्शों व मूल्यों की तरफ मोड़ना चाहते हैं, तो आप इस साहित्य की तरफ उसे मोड़िए, उसमें साहित्य पढ़ने की आदत डालिए। बच्चे को अच्छी अच्छी पुस्तकें लाकर दीजिए जिससे वो पढ़कर अपने अंदर साहित्य के आदर्शों व मूल्यों का विकास कर सके। तो इसलिए साहित्य एक आदर्श, हाँ आप यूं सीधा कह देंगे ना कि बेटा आपको देश से प्रेम करना चाहिए, आप में सत्य की भावना होनी चाहिए, आपको सदैव सत्य बोलना चाहिए, साथ साथ दूसरों की सहायता करनी चाहिए, बालक विश्वास नहीं करेगा। और आप एक किसी व्यक्ति की कहानी सुनाकर उसे बताइए कि बेटा एक व्यक्ति था जो इस प्रकार से दूसरों की सहायता करता था, तो बाद में ईश्वर ने उसकी सहायता की, तब उसमें इस प्रकार से, उस कहानी के माध्यम से उसमें इस प्रकार का गुण विकसित हो सकता है कि हाँ, यदि कोई व्यक्ति किसी की सहायता करता है तो ईश्वर उसकी सहायता करते हैं, तो मैं भी दूसरों की सहायता करूंगा। तो इस प्रकार से उसमें मूल्य व आदर्श विकसित हो सकते हैं। तो ये हुआ साहित्य का प्रभाव। और उसके बाद अपन आगे देखते हैं अगला। तो अगला कौन सा ऐसा तत्व है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? जन्म क्रम। ये चीज, हालांकि ये परिवार व माता पिता से ही संबंधित है। जन्म क्रम क्या होता है? बालक के जन्म का क्रम कौन सा है? बालक के जन्म का क्रम कौन सा है? क्रम नहीं समझे? क्रम कौन सा है? ये चीज भी व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। नहीं समझे? मतलब कि बालक ने परिवार में पहले बालक के रूप में जन्म लिया है, या दूसरे बालक के रूप में जन्म लिया है, या तीसरे बालक के रूप में जन्म लिया है। इसी को अपन क्या कह सकते हैं? क्रम कह सकते हैं कि भाई बालक ने किस क्रम पर अपने घर में जन्म लिया है। यदि अपन इस पर विचार विमर्श करें तो देखिए, यहां पर अपन कह सकते हैं कि अगर घर में पहला बालक आ रहा है तो वह अत्यधिक निर्भर होगा, डिपेंड होगा किस पर? दूसरों पर डिपेंड होगा। वो स्वयं पर डिपेंड नहीं होगा। क्यों स्वयं पर डिपेंड नहीं होगा?
इसलिए क्योंकि पहला जब बालक होता है और काफी समय के बाद यदि हमारे घर में छोटा बालक आता है तो हम उसे खुद से कुछ करने ही नहीं देते, हम स्वयं उसके साथ रहते हैं, हमेशा हम उसकी सहायता करते रहते हैं, उसके लिए हमेशा हम तत्पर रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि भाई बालक जो है वो पहला है तो वह अत्यधिक दूसरों पर निर्भर होगा। इसके साथ साथ यदि अपन कहें कि दूसरे बालक की बात, तो देखिए एक एडलर नामक विद्वान हुए हैं, एडलर। तो एडलर ने यूं कहा है, क्या कहा है? एडलर ने यूं कहा है कि यदि बालक दूसरा है, यानी परिवार में दूसरे बालक का जन्म हुआ है, तो वह बालक अत्यधिक आत्मविश्वासी भी होगा और श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला होगा। तो एडलर ने कहा है कि जन्म क्रम में दूसरा बालक श्रेष्ठ व आत्मविश्वासी होगा। ये बात किसने कही है? एडलर ने कही है। और मैंने आपको कहा भी था कि बीच बीच में जो कोटेशन दिए जाए वो आप अच्छे से ध्यान देकर याद रखेंगे। इन्होंने यूं कहा कि भाई जो दूसरे बालक को अपन यूं भी कह सकते हैं कि जो मध्यम क्रम वाला है, मध्यम का मतलब हो गया बीच वाला, यानी न तो पहला है और न ही तीसरा है, तो मध्यम यानी बीच वाला। और ऐसे भी कहा जाता है कि बीच वाले बालक जो होते हैं वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। अगर आप अभी बीच के बच्चे हो तो आप अपने से पहले वाले और बाद वाले से ज्यादा आत्मविश्वासी होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक बार मुझे किसी ने कहा, हमारे कॉलेज के ही लेक्चरर थे, तो उन्होंने मुझे यूं कहा कि भाई बीच वाला जो बालक होता है ना वो बड़ा तेज होता है, इंटेलिजेंट भी होता है, साथ साथ आत्मविश्वासी भी होता है। और उन्होंने उदाहरण दिया था भगवान कृष्ण का कि देखिए भगवान कृष्ण से पहले बलराम आए थे, दाऊ आए थे, और उनके बाद एक बहन थी, तो भगवान कृष्ण बीच वाले थे, तो बीच वाले थे सबसे तेज थे। महाभारत करवा दिया, अपने ऊपर कुछ भी नहीं आने दिया। तो इस प्रकार से ऐसे कहते हैं कि भाई जो बीच का बालक होता है वो सबसे अधिक तेज भी होता है, वो कॉन्फिडेंट भी होता है। तो इसीलिए यहाँ पर अपन जन्म क्रम में दूसरा बालक भी लिख सकते हैं और इसके साथ साथ मध्यम बालक भी लिख सकते हैं, जो क्या होता है, जो परिवार में श्रेष्ठ भी होगा और आत्मविश्वासी भी होगा। इसी प्रकार से इनके लिए ये भी कहा जाता है कि भी जो मध्यम जन्म क्रम वाले होते हैं, पहला बालक तो अत्यधिक लाड़ प्यार में पलता है, तो इसलिए वो दूसरों पर डिपेंड हो जाता है। और जो दूसरा बालक है वो इसकी बजाय इस पर कम ध्यान दिया जाता है, हालांकि ध्यान इस पर भी दिया जाता है, परंतु इसको इतना निर्भर नहीं बनाया जाता। तो ये अपने आप से चीजें करता है, तो इसलिए इसमें आत्मविश्वास की भावना ज्यादा आएगी। और तीसरे बालक की यदि बात करें तो वो भी सबसे छोटा होता है, तो छोटे से लाड़ प्यार और अधिक हो जाता है। तो बाद में इन दोनों को तो ये कहा जाता है तुम लोग तो बड़े हो, तुम लोग तो समझो, ये तो बच्चा है, ये तो कुछ जानता नहीं है। तो इस बच्चे में ये भी कहा जाता है कि आजकल माँ बाप अगर लाख रुपए हैं तो करोड़ बनाने के प्रयास में लगे होते हैं, करोड़ है तो अरब बनाने के प्रयास में लगे रहते हैं। परंतु हिंदी में एक एक दोहा आता है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचे, पूत कपूत तो क्यों धन संचे। पूत यदि सपूत है तो धन का संचय क्यों करते हो? मतलब कि अगर अच्छा पुत्र है, सुपुत्र है, तो खुद से कमा लेगा, क्या मतलब है धन का संचय करने का? पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पुत्र यदि कपूत है तो भी धन का संचय क्यों करते हो? क्यों? क्योंकि वो उड़ा देगा आपका इकट्ठा किया हुआ पूरा का पूरा, उसको वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसलिए, और ऐसे भी जो अपने सोशल मीडिया पर जो बहुत से एक्टिव बाबा या गुरु लोग होते हैं वो भी लिखते हैं कि चिड़िया अपने बच्चे को तभी तक दाना लाकर देती है जब तक वह चलना शुरू नहीं कर देता। तो यदि बालक को आप जैसे वो चलना शुरू का मतलब है कि वो
खुद पर डिपेंड होना शुरू नहीं करते तभी तक उसकी बहुत ज्यादा सहायता कीजिए। फिर उसके बाद उसको खुद उड़ने दीजिए, खुद उसको विकास करने दीजिए। जितना वह खुद को ज्यादा समझेगा, जितना वह खुद से चलने का प्रयास करेगा, उतना ही बालक के व्यक्तित्व का विकास होगा। तो ज्यादा उसे मत कीजिए, ये आप मत करो, ये आप मत करो, तो वो सीखेगा कहाँ से, यदि उसने कुछ किया ही नहीं। वो जितनी ठोकर खाएगा, कहते हैं ना बचीड़ खाने से ज्यादा शिक्षा मिलती है बजाय बादाम खाने के। तो इसलिए ये जो बात है वो जन्म क्रम पर भी लागू होती है। बच्चों को अनावश्यक प्रेम या मोह न दीजिए। उनको यदि आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो उनको खुद पर डिपेंड बनने दीजिए। खुद पर डिपेंड होंगे तो दुनिया में संभल पाएंगे। तो इस प्रकार से ये चीजें अपनों ने देखी। तो यहाँ पर आप जो एडलर का कोटेशन है वो आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि जन्म क्रम में मध्य बालक श्रेष्ठ हुए, मध्यम बालक श्रेष्ठ हुए आत्मविश्वासी होता है, या फिर दूसरा बालक श्रेष्ठ हुए आत्मविश्वासी होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। आगे अपन कौन से तत्व के बारे में देख सकते हैं या कौन सा तत्व देख सकते हैं। यदि इस संबंध में अपन विचार करें तो देखिए, सांस्कृतिक तत्व, हाँ इसको नोट कर लीजिए आप। उसके बाद अपन देखते हैं देखिए, संस्कृति का प्रभाव भी बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। कैसे पड़ता है देख लेते हैं। तो यहां पर अपन बात करते हैं सांस्कृतिक कारक, या अपन यूं कहें कि सांस्कृतिक वातावरण। एक समाज का, कोई समाज है, उसका खान पान कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, ये ही बालक को अंतर्मुखी या एकांत प्रिय बना सकता है। तो ये ही बालक को बहिर्मुखी या फिर सामाजिक बना सकता है। ये चीज इतनी ज्यादा व्यक्ति को प्रभावित करती है कि भी संस्कृति प्रत्येक मोड़ पर दूसरे या हमारे जीवन को नियमित करती है। तो संस्कृति जो है, हमारी संस्कृति किसे कहते हैं, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा को कहते हैं। और यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो एक कलखान नामक व्यक्ति है, तो उन्होंने कहा भी है, कलखान ने कहा भी है, क्या कहा इन्होंने यूं कहा कि संस्कृति क्या है, प्रत्येक मोड़ पर हमारे जीवन को नियमित करती है। माने ये हुआ कि भाई संस्कृति जो है, यानी हमारा खान पान, हमारी रहन सहन, हमारा वेशभूषा, अब उसमें सबसे अधिक कौन सा डिपेंड करेगा, हमारा रहन सहन। अब रहन सहन कैसे डिपेंड करेगा कि लोग रहते कैसे हैं, आपस में मेलजोल से रहते हैं या सब अपने से ही मतलब रखते हैं। अब जैसे हाई सिटीज में देखिए, हाई सिटीज में आप जाएंगे तो एक परिवार को ये भी नहीं पता होगा कि उसके पास वाले परिवार में कौन रहता है, पास वाले घर में कौन रहता है। तो इसलिए वहां पर लोग हैं वो ज्यादा अंतर्मुखी व एकांत प्रिय होंगे। और एक गांव में जाइए, और गांव में भी मान लीजिए कि आप संस्कृति को देखना है तो एक पंजाबी गांव में चले जाइए, वहां पर लोग जिस तरह से मिलजुल कर, कहते हैं ना कि तेरे शहर में होता होगा ऐसा, मेरे गांव में तो लोग छप्पर भी मिलकर उठाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो व्यक्ति है वो समाज के रहन के सहन के अनुसार अपना विकास करता है। तो समाज में लोग किस प्रकार से रहते हैं वो चीज भी बालक के व्यक्तित्व को अत्यधिक प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है, तो यहाँ पर देखिए
यदि सब लोग अपने में ही रह रहे हैं, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, सब अपने अपने हितों या अपने अपने स्वार्थों के बारे में सोच रहे हैं, तो बालक का भी ऐसा ही विकास होगा। वह भी आगे जाकर इसी प्रकार का स्वार्थी बनेगा, वह सिर्फ एकांत प्रिय हो जाएगा और अंतर्मुखी हो जाएगा, उसे भी किसी से कोई मतलब नहीं। यदि बालक इस प्रकार की संस्कृति में पल बढ़ रहा है तो वो जहां भी जाएगा वहां पर भी अपना एक ग्रुप बना लेगा। तो ये थे कौन से? पर्यावरणीय कारक। और पर्यावरणीय कारकों में भी अपनों ने दो प्रकार के देखे थे, एक तो प्राकृतिक पर्यावरण या भौतिक पर्यावरण और दूसरा सामाजिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण में तो अपनों ने सिर्फ जलवायु को देखा था कि वे ठंडा व गर्म प्रदेश भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? मान लीजिए एक बच्चे को आपने पढ़ने के लिए बैठा दिया और गर्मी बहुत ज्यादा है, मच्छर आ रहे हैं, जा रहे हैं, पसीना आ रहा है, उस बालक की जो शिक्षा है वो बाधित होगी। तो इसलिए मनोविज्ञान कहता है कि गर्मी है तो बच्चे को एसी में पढ़ने के लिए बैठा दीजिए, उसको पुस्तकें दे दीजिए, और यदि सर्दी है तो उसको हीटर दे दीजिए, उसके कमरे में हीटर लगवा दीजिए और फिर उसे पुस्तक दे दीजिए यदि आप उसे अच्छा अध्ययन करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ठंडा व गर्म जलवायु के प्रदेशों की भी नेचुरल जो है या नेचुरल तरीके से भी बालकों के व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव डालती है। कैसे? गर्म प्रदेशों के लोग आलसी होते हैं, रूखे सूखे होते हैं, या फिर इतने ज्यादा फुर्तीले नहीं होते, जबकि ठंडे प्रदेशों के लोग हैं वो ज्यादा फुर्तीले होते हैं, उनका शरीर गठीला होता है। तो ये तो अपनों ने देखा प्राकृतिक पर्यावरण या भौतिक पर्यावरण। उसके बाद अपनों ने देखा सामाजिक पर्यावरण, और सामाजिक पर्यावरण में मैंने संस्कृति, परिवार, समाज, घर, आस पड़ोस सब चीजों पर अपनों ने बात कर ली है। और यहाँ तक कि बीच बीच में एडलर का कोटेशन लिखवाया, ऑकबर्न का कोटेशन लिखवाया, तो वो सारे की सारी कोटेशन आपको अच्छे से याद रखनी है। और इसी के साथ हमारा जो पर्यावरणीय कारक है वो कंप्लीट होता है, और उसके बाद अपन बढ़ते हैं किस कारक की तरफ? अपन बढ़ते हैं मनोवैज्ञानिक यानी तीसरे कारक की ओर। तो चलिए चलते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला था आनुवंशिक कारक, दूसरा था वातावरणीय या पर्यावरणीय कारक, और अब अपन तीसरे की बात करने जा रहे हैं। तीसरा कौन सा है? मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक में कौन कौन सी चीजें आएगी? देखिए, हालांकि अपनों ने आनुवंशिक कारकों में देखा था बुद्धि, तो वो चीजें मान लीजिए बालक की रुचि, बालक की महत्वाकांक्षा, बालक की इच्छा शक्ति, बालक की इच्छा शक्ति, बालक की आकांक्षाएं। अब यहां पर अपनों ने देखा कि भी मनोवैज्ञानिक कारक हैं, उनमें जो बालक है उसकी अनेक चीजें व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, उसकी आदतें प्रभावित करती है, उसका स्वभाव व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, उसका चरित्र व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। रुचि, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं और आकांक्षाएं, इसके साथ साथ इच्छा शक्ति, आदत, स्वभाव, चरित्र, इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो स्मृति या तर्क या अधिगम, ये सभी चीजें व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन चीजों को भी यहाँ पर लेंगे। बालक की रुचि व्यक्तित्व को किस प्रकार से प्रभावित करती है? सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि रुचि जो होती है या अभिरुचि की यदि अपन बात करें तो वो अर्जित भी होती है, जन्मजात भी होती है, साथ साथ अर्जित भी होती है। तो बालक रुचि अर्जित कहां से करेगा? समाज से करेगा। तो यदि बालक समाज से रुचि का अर्जन कर रहा है, समाज से रुचि को अर्जित कर रहा है, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि समाज का माहौल कैसा है।
उस माहौल के अनुसार बालक की रुचि विकसित होगी और जिस प्रकार की रुचि विकसित होगी उसी प्रकार का व्यक्ति बनेगा। मान लीजिए समाज में लोग हैं वो ज्यादा साइंस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो बच्चा साइंस पढ़कर आगे जाकर डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। यदि लोगों की आर्ट्स में रुचि ज्यादा है तो ये कोई ना कोई कला में महारत ही बनेगा, उसके प्रति इसकी रुचि होगी। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। महत्वाकांक्षाएं, बच्चा महत्वाकांक्षी कितना है। महत्वाकांक्षी का मतलब है कि उसमें हर एक चीज को पाने के लिए इच्छा कितनी प्रबल है। हर एक चीज को पाने के लिए महत्वाकांक्षा का मतलब होता है अपने महत्व को पूरा करने के लिए आकांक्षा रखना, इच्छा रखना। यही क्या होती है महत्वाकांक्षाएं। अब एक व्यक्ति यदि अत्यधिक महत्वाकांक्षी है तो वो अपनी हर एक इच्छा को पूरा करना चाहेगा, जो उसे चाहिए वो उसे मिलनी ही चाहिए, इस प्रकार का व्यक्तित्व होगा। तो महत्वाकांक्षा मतलब अपने महत्व या अपने स्वार्थों की पूर्ति की आकांक्षा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिसमें महत्वाकांक्षाएं प्रबल है तो वो व्यक्ति कभी बैठेगा नहीं, वो सदैव कुछ न कुछ करता रहेगा। इसके बाद अपन इच्छा शक्ति, तो इच्छा शक्ति बालक की कितनी अधिक प्रबल है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनमें आप क्या करते हो, उनमें आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझा देते हो उन्हें कि भाई बेटा आपको ये करना चाहिए। आप जबरदस्त मोटिवेशन का भाषण दे रहे हो 10 मिनट तक, तो 10 मिनट तक तो उनके रोंगटे खड़े होंगे, उनमें उस चीज को पाने के प्रति या अपने लक्ष्य को पाने के प्रति उनमें बड़ी ललक होगी, परंतु 1 घंटे बाद वो शांत हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। जबकि कुछ लोग ऐसे इच्छा शक्ति वाले होते हैं कि उन्होंने सोच लिया कि इस लक्ष्य की प्राप्ति उन्हें करनी है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति तक वो रुकते तक नहीं है, तो वो प्रबल इच्छा शक्ति वाले लोग होते हैं। यानी उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि वो उन्हें रुकने ही नहीं देती। तो आकांक्षा महत्वाकांक्षा से पहले की स्टेज है, यानी पहले की सीढ़ी सिर्फ आकांक्षा की है, यानी किसी को पाने की इच्छा, और महत्वाकांक्षा यानी हर एक चीज को पाने की इच्छा। आदतें हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करती हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसकी बहुत अच्छी अच्छी आदतें हैं तो वो समाज में बहुत लोकप्रिय हो जाएगा, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो हमेशा क्रोधित रहता हो, हमेशा बड़बड़ाता रहता हो, हमेशा दूसरों की का बुरा सोचता हो, तो उसके पास कोई बैठना नहीं चाहेगा। तो आदत और स्वभाव लगभग साथ हो जाते हैं। चरित्र, किसी व्यक्ति का सात्विक चरित्र होता है भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार, किसी का तामसिक होता है, किसी का राजसिक होता है। तो सात्विक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति तो समाज में मूल्य व आदर्शों की स्थापना करते हैं, जबकि राजसिक व्यक्ति को कर्मशील बनाते हैं और तामसिक प्रवृत्ति के हमारे एक हिंदी के कवि हैं मलूक दास जी, वो कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अर्थात मलूक दास जी कह गए कि अजगर कौन सा काम करने जाता है, अजगर किसकी नौकरी करता है, और पक्षी किसके यहाँ काम करने जाता है, कोई काम नहीं करते, फिर भी पेट तो भरता है ना। तो मलूक दास जी कहते हैं कि आराम से बैठे रहिए, अगर भगवान ने चोंच दी है तो चून भी देगा। तो इस प्रकार से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो आलसी होते हैं तामसिक प्रवृत्ति के। स्मृति यानी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, तो वो चीजों को जल्दी समझ लेते हैं, जल्दी पकड़ भी लेते हैं। तार्किक क्षमता यदि किसी बालक में अच्छी है तो वो बालक गणितीय विषयों में आगे जाएगा। तो इसलिए तार्किक क्षमता भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। अधिगम वही चीज हो गया, ग्रहण शक्ति यानी स्मृति और अधिगम दोनों साथ साथ चलेंगे। बालक का अधिगम स्तर कैसा है, तो इस प्रकार से ये चीजें यानी ये सारे के सारे कारक व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, और वो किस में जाएंगे, वो सभी के सभी मनोवैज्ञानिक कारकों में जाएंगे। यहाँ पर तो अपनों ने किया है सीधा का सीधा विश्लेषण। यदि अपन पॉइंट्स के द्वारा देखें तो भाई इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल की जाएगी,
तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं सबसे पहला कारक मनोवैज्ञानिक कारक माना जाएगा बौद्धिक कारक, यानी बुद्धि स्तर और बुद्धि लब्धि स्तर दोनों चीजें ऐसी हैं जो बालक के मनोवैज्ञानिक विकास को प्रभावित करती है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो देखिए सांवेगिक कारक। सांवेगिक कारक का मतलब होता है कि बालक के संवेग बालक को प्रभावित करते हैं। संवेग किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक भावुक होते हैं और कुछ बालक ऐसे होते हैं जो क्रोधित होते हैं या क्रोधी होते हैं। तो इसके साथ साथ ये चीजें भी प्रभावित करती है। और तीसरा कारक कौन सा होता है? आकांक्षा स्तर। ये चीज अपन विश्लेषित कर चुके, तो आकांक्षा का स्तर कैसा है, ये चीजें भी बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। और इसके बाद जो कारक आता है यौवन कारक। व्यक्ति की कितनी प्रबल इच्छाएं हैं, व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार का है, ये सारे के सारे किस में माने जाएंगे? मनोवैज्ञानिक कारकों में माने जाएंगे। तो इस प्रकार से आज की क्लास में अपनों ने व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को देखा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।